हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब भी 498 ए या 85 86 बीएनएस में चार्जशीट फाइल होती है तो बहुत सारी गलतियां होती है जो पुलिस करती है, जो कंप्लेनेंट खुद करती है और जो विटनेसेस करते हैं, जो एग्जामिन होते हैं जब भी 498 ए की चार्जशीट फाइल होती है। तो आज मैं एक गलती के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये आपके केस में भी हो सकती है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा कि ये क्या गलती है जिसकी वजह से आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा ट्रायल में, और इसका कैसे फ़ायदा उठाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, क्या आपकी चार्जशीट में जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, वो क्या रिलेटिव्स हैं वाइफ के या नहीं? एक बार कमेंट करिए। सबसे पहले अपनी चार्जशीट देखिए, 2 मिनट का पॉज करिए, चार्जशीट गो थ्रू करिए और उसमें देखिए किन किन लोगों के गवाहियाँ हुई हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखिए। देखिए क्या होता है कि जब भी 498 ए की चार्जशीट फाइल होती है तो जो गवाह होते हैं वो सारे रिलेटिव्स होते हैं हस्बैंड के। मदर हो गई, फादर हो गए, ब्रदर हो गया। और एक और चीज़ चेक कीजिए आप अपनी चार्जशीट में, आप ये चेक कीजिए कि क्या जो गवाहियाँ हैं वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं, क्या बिल्कुल सेम चीज़ बोली गई है हर हर एक व्यक्ति ने कि हमें पता है कि हमारी जो बेटी है उसके साथ मारपीट हुई है। ये बहुत कॉमन रहता है। तो ये अगर आपके केस में है तो आपको मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ कि क्या गलती हुई है आपकी चार्जशीट में पुलिस के द्वारा और कंप्लेनेंट के विटनेसेस के द्वारा, ताकि ये केस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है 498 ए या 85 86 बीएनएस में, जब कंप्लेंट फाइल होती है तो CAW सेल में पहले कंप्लेंट जाती है। CAW सेल आपको मीडिएशन के लिए बुलाएगा, समझौता कराने की कोशिश करेगा। नहीं होगा समझौता तो FIR रजिस्टर होती है। अब जब FIR रजिस्टर होती है तब इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि जो पुलिस है वो एक इन्वेस्टिगेटिव मोड में आती है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी होनी चाहिए ना कि अगर वाइफ के साथ मार पिटाई हुई है तो कोई मेडिकल होना चाहिए, या आस पड़ोस के गवाह होने चाहिए, वो ज़्यादा क्रेडिबल होंगे, या दोस्त होंगे, कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन रिलेटिव्स। ये सब जो लोग हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं, इनकी गवाही की ज़्यादा वैल्यू होगी क्योंकि ये तो इनका कोई मोटिव नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो पुलिस जो है इन केसेस में इन लोगों को जो है एग्ज़ामिन इनको करना चाहिए, इनके अलावा बाकी सब लोगों को एग्ज़ामिन करती है। यानी अपना काम आसान करने के लिए वाइफ के माता पिता भाई बहन इनको एग्ज़ामिन करती है। और इनको एग्ज़ामिन कैसे करती है? इनके घर जाती है, एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी कॉपी पेस्टेड होती है, पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है ये स्टेटमेंट। अगर आपके चार्जशीट में भी ऐसी कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट है तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो कॉपी पेस्ट करके जो है पेस्ट किया जाता है कि मेरी बेटी की शादी यहाँ यहाँ हुई और इसके ससुराल वाले इसे दहेज के लिए तंग करते थे। बस ये स्टेटमेंट होती है, जनरली यही होगी। आप भी अगर आप खोल के देखेंगे चार्जशीट आपको यही मिलेगा। तो ये जब कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट जब होती है तो इसे हम 161 के बयान कहते हैं। ठीक है। अब जब ये 161 के बयान है, इनकी कोई वैसे एविडेंस में वैल्यू नहीं होती। तो आप कहेंगे वकील साहब जब इनकी एविडेंस में वैल्यू नहीं है तो फिर हम इसे यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, यूज़ ऐसे करेंगे, जब ये विटनेसेस गवाही देने आएंगे, जब वाइफ आएगी गवाही देने तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें वेरिएशन होगी। जो उसने पुलिस को गवाही दी है और जो वो कोर्ट में गएगी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, क्योंकि कंप्लेंट और उसमें भी 161 के बयान में भी कई बार अंतर होता है। अगर आपके केस में है, आप एक बार अपनी कंप्लेंट उठा के देखिए और जो 161 के बयान है वो उठा के देखिए, दोनों में वेरिएशन मिलेगा। अगर ऐसा होता है तब आप ये कॉन्ट्रडिक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको एक लाभ मिलेगा कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट कन्फ्रंट कराएंगे तो वहाँ पे आप ये डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर पाएंगे कि इसने ये कहा, आप अभी ये कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस। जब ये कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट होंगे तो विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कोर्ट के बाहर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए
कि अगर आपके 161 की स्टेटमेंट और कंप्लेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, 161 की स्टेटमेंट और गवाही में कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको यूज़ करिए। वो अगर आप यूज़ करेंगे आपको जो है उसका लाभ मिलेगा, और आपका जो एक्विटल है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन ऑन रिकॉर्ड आप प्रूव कर देते हैं। तो 498A में ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ये, इसमें कई सारी जजमेंट्स भी हैं। अगर ये सारे इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं, माँ बाप भाई बहन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, तो आप एक ये स्टैंड भी ले सकते हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं है, ये सारे जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। इन्होंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, इसे कहते हैं हम हेयर से एविडेंस। ये एक ग्राउंड लेके भी आप जो है आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। जब ये ऐसी आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो सज़ा के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं जिससे जो दो गलतियां होती है, क्योंकि पुलिस जो है 498A केस को एज अ फॉर्मेलिटी लेती है, 85-86 BNS के केस को एज अ फॉर्मेलिटी लेती है, वो ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करते ऐसे केसेस। मैंने जो जितनी भी चार्जशीट पढ़ी है उसमें सब में यही गड़बड़ होती है। वाइफ की गवाही होती है और जो पेरेंट्स की गवाही होती है। पेरेंट्स ना कभी विज़िट किए, ना कभी उन्होंने कुछ देखा, ना कभी कुछ सुना, वो डायरेक्ट विटनेसेस नहीं होते, वो एक तरीके से हेयर से विटनेस होते हैं। वाइफ उनको बताती है कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई, वही चीज़ वो गवाही में बोल देते हैं, ना उन्होंने देखा ना उन्होंने सुना कुछ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर वाइफ के साथ क्रूअल्टी हुई है, क्या पेरेंट्स गए हस्बैंड के घर उसे कंसोल करने के लिए? क्या उस टाइम कंप्लेंट की? कोई नहीं की। तो यहाँ पे वीक केस हो जाता है वाइफ का, जब ये सब विटनेसेस बन के आ जाते हैं कोर्ट के अंदर, जबकि इन्होंने कुछ विटनेस ही नहीं किया होता। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपका केस भी ऐसा है तो आपको जो है कन्विक्शन के चांसेस कम होंगे। इस पे मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं वो आर्टिकल को। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।